मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आपका स्वागत करता हूं। और पिछले व्याख्यान में हम जहां तक पहुंचे थे उसके आगे आज की चर्चा होगी। थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, वार्म अप हो रहे थे मानसिक रूप से। तो देखें, पिछले व्याख्यान में हमने ये आपको बताया था कि 1941 तक हिटलर ने पूरे यूरोप पर विजय प्राप्त कर ली। यूरोप के सभी देश प्रायः हिटलर के अधीन आ गए। अब उसका अगला लक्ष्य था ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में उसने बमबारी किया, हवाई बमबारी करने लगा, क्योंकि हिटलर के पास इतने बड़े जहाज नहीं थे कि वह लाखों सैनिकों को एक साथ इंग्लैंड की भूमि पर उतार सकता। तो उसने हवाई बमबारी करना शुरू किया और उसने 23 अगस्त 1939 को जो सोवियत संघ से अनाक्रमण समझौता किया था, उस समझौते को तोड़ते हुए उसने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। सोवियत संघ की जनता, सोवियत संघ के सैनिक इस प्रकार के आक्रमण के लिए तैयार नहीं थे। परिणाम यह हुआ कि सोवियत संघ की सेना लगातार पीछे हटने लगी और जर्मनी की सेना उनको रोकते हुए आगे बढ़ने लगी। जब हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया तो स्टालिन ने, समझौता तो पहले हिटलर रद्द कर चुका था, स्टालिन ने भी उस समझौते को रद्द कर दिया और उसने मित्र राष्ट्रों के साथ समझौता किया। मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, क्योंकि इस समय तक अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में कूद चुका था, शामिल हो चुका था। वो कैसे? जापान ने रोम, बर्लिन, टोक्यो, रोम इटली, बर्लिन जर्मनी, टोक्यो जापान। जापान ने अमेरिका को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाया। उसने अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर आक्रमण करके, हवाई बमबारी करके पूरा बंदरगाह बर्बाद कर डाला। इससे अमेरिका बहुत ज्यादा नाराज हुआ और वह द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस के पक्ष में सम्मिलित हो गया। तो यूरोप में दो प्रमुख राष्ट्र युद्ध कर रहे थे, एक तरफ जर्मनी और इटली, दूसरी तरफ थे इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका। और उधर एशिया और अमेरिका में जापान और अमेरिका के बीच लड़ाई हो रही। युद्ध ज्यादा बढ़ता गया। जब सोवियत संघ पर आक्रमण जर्मनी ने किया और सोवियत संघ की सेना पीछे हटने लगी, तब सोवियत संघ ने मित्र राष्ट्रों के साथ समझौता किया। उस समझौता का प्रावधान यह था कि ये मित्र राष्ट्र, मतलब मुख्यतः 4 राष्ट्र, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ, ये चारों मिलकर के पूरे राष्ट्रों का समूल विनाश करेंगे या उनको सफाया करेंगे। समझौता हो गया। अब सोवियत संघ ने उनसे यह कहा कि आप जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल दीजिए। दूसरा मोर्चा मतलब जर्मनी के पूर्व की ओर सोवियत संघ है, पश्चिम की ओर फ्रांस वगैरह वगैरह राष्ट्र हैं। तो यदि जर्मनी को दोनों तरफ से आक्रमण किया जाए, पूर्व की तरफ से सोवियत संघ, पश्चिम की तरफ से मित्र देश इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, तो जर्मनी की सेना 2 भाग में बंट जाएगी और जर्मनी को आसानी से परास्त किया जा सकेगा। लेकिन यहां पर इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका मजा देखते रहे। जर्मनी की सेना लगातार आगे बढ़ते गए सोवियत संघ में, और ये इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका ये सोचने लगे कि यदि जर्मनी सोवियत संघ को परास्त कर देता है या सोवियत संघ का पतन हो जाता है, तो सोवियत संघ का सामर्थ्य जाएगा ही, हम जर्मनी को आसानी से परास्त करके खत्म कर सकते हैं। यह सोच करके इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका ने जानबूझ करके दूसरा मोर्चा खोलने में देरी किया और वो तमाशा देखते रहे ताकि सोवियत संघ का
पतन हो जाए, साम्यवादी व्यवस्था की समाप्ति हो जाए। लेकिन ऊपर वाला भी देखता है, युद्ध में पासा पलटना। रावण में 10 गुण थे, या रावण के समस्त कार्यों के यदि 10 भाग में विभाजित करते हैं तो उसमें 9 गुण अच्छे थे, 9 गुण थे, 1 दुर्गुण था। और ये 1 दुर्गुण उसके 9 गुणों पर हावी रहा, इसलिए रावण की मृत्यु हुई। इसी प्रकार से यदि हिटलर के समस्त कार्यों का विभाजन करें, उसको 10 भाग में बांटा जा सकता है। लेकिन इन 10 में से एक भी ऐसा गुण नहीं था जिसे आप कह सकते हैं कि उसने मानवता के कल्याण के लिए कोई कार्य किया। परिणाम यह हुआ कि जर्मनी की सेना धीरे धीरे करके अब परास्त होने लगी। सोवियत संघ की सेना आगे बढ़ने लगी, जर्मनी की सेना परास्त होने लगी, और जर्मनी के हजारों की संख्या में सैनिक सोवियत संघ की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाए। और जब इन मित्र राष्ट्रों ने देखा कि अरे ये तो पासा पलट गया, सोवियत संघ विजयी हो रहा है, जर्मनी की सेना परास्त हो रही है, पीछे हट रही है। जब उन्होंने देखा कि सोवियत संघ विजयी हो रहा है, तब उन्होंने जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोला, पश्चिमी छोर से। तो जर्मनी बीच में, दोनों तरफ से, इधर सोवियत संघ की सेना और इधर मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने मिलकर के जर्मनी पर आक्रमण जब शुरू किया, तो जर्मनी की सेना धीरे धीरे करके परास्त होने लगी। परिणाम यह हुआ कि जर्मनी के आधे भाग पर सोवियत संघ का अधिकार हो गया, आधे पश्चिमी भाग की ओर इन तीनों राष्ट्रों का संयुक्त अधिकार हो गया। जब हिटलर ने सरेंडर किया, अब हिटलर के पास कोई उपाय नहीं बचा। जर्मनी के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था। जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया। हिटलर कहाँ गया पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं उसने आत्महत्या की, लेकिन इतना है कि हिटलर की डेड बॉडी हासिल नहीं हो पाई। एक और व्यक्ति हैं जिनकी डेड बॉडी हासिल नहीं हो पाई, कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो हिटलर ने आत्महत्या किया, जो भी हो, जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया, और जर्मनी की सेना ने पूर्वी क्षेत्र में सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण किया, और पश्चिमी क्षेत्र में इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका की संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। इटली इसके पहले से आत्मसमर्पण कर चुका था, और इस प्रकार से यूरोप में युद्ध बंद हुआ 6 साल की लंबी लड़ाई के बाद। उधर जापान लड़ रहा था, अभी जापान से कहा गया युद्ध बंद करो, जापान ने कहा नहीं करना। 1-2 बार धमकी दी गई, जापान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार जब जापान ने युद्ध बंद करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया, तब अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को पहला एटम बम गिराया हिरोशिमा नगर पूरा ध्वस्त हो गया, लाखों लोग मारे गए। यह अणुबम युद्ध के क्षेत्र में पहला प्रयोग था, और इसे नाम दिया गया था नन्हा मुन्ना, छोटा सा बालक शिशु। फिर भी जापान के हौसले बुलंद थे, वह उसके हौसले पस्त नहीं हो सके। जापान ने समझ लिया था यह परमाणु बम ही है, कोई दूसरी चीज नहीं। जब फिर भी जापान नहीं माना, तो अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम गिराया 11 अगस्त को नागासाकी नगर पूरा खत्म। देखते ही देखते अब जापान के पास एक ही उपाय था, एक ही विकल्प था, आत्मसमर्पण। जापान की सेना ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया, एक शर्त पर कि उनके राजतंत्री व्यवस्था को डिस्टर्ब न किया जाए।
सम्राट के प्रति श्रद्धा भावना। जापान ने आत्मसमर्पण किया अमेरिका के सामने, अमेरिका ने स्वीकार किया और इस प्रकार से द्वितीय विश्व पूरी तरह से समाप्त हो गया। समाप्त हो जाने के बाद इधर अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण के लिए चर्चा होने लगी। यह स्वाभाविक है, हम भारतीयों की प्रवृत्ति है कि जब संकट आने वाला हो तब हम सुरक्षा का उपाय करने के बारे में विचार करते हैं। तो जब जब युद्ध होता है, युद्ध शुरू हो जाने के बाद हम शांति की बात करते हैं। प्रथम विश्व हुआ, लोगों में शांति की भावना आने लगी और तब राष्ट्र संघ का गठन हुआ। लेकिन राष्ट्र संघ के रहते रहते द्वितीय विश्व शुरू हो गया। जिस उद्देश्य से राष्ट्र संघ का गठन किया गया था वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया और राष्ट्र संघ की आंखों के सामने सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अब प्रश्न ये आया कि अब क्या करें, क्या राष्ट्र संघ को और अच्छा बनाया जाए या राष्ट्र संघ को समाप्त करके एक नई संस्था का गठन किया जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका में मीटिंग, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में इस पर विचार किया गया राष्ट्र संघ को पुनर्जीवित किया जाए, मतलब कि उसको और आगे कंटिन्यू किया जाए, उसको अच्छा बनाया जाए। लेकिन अमेरिका ने साफ कह दिया, चूंकि अमेरिका की सीनेट ने राष्ट्र संघ का सदस्य होने से इनकार किया था, संधि प्रस्ताव को उसने अस्वीकार कर दिया था, इसलिए अमेरिका इसी राष्ट्र संघ में सम्मिलित नहीं हो सकता। सोवियत संघ ने कहा कि तुमने, मतलब राष्ट्र संघ ने सोवियत संघ को निष्कासित कर दिया था पोलैंड पर आक्रमण के लिए 1940 में। इसलिए सोवियत संघ ने कहा जिस संस्था से तुमने मुझे निष्कासित किया है उसमें मैं सदस्य नहीं बनूंगा दोबारा। आखिरकार तय यह हुआ राष्ट्र संघ को समाप्त कर दिया जाए और उसके स्थान पर एक नई संस्था का गठन किया जाए। दुनिया भर के 50 देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, अलग अलग समितियां बनी, आयोग बने और आखिरकार 24 अक्टूबर 1945 को एक नई संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से स्थापित हुई और 24 अक्टूबर को इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और वही संस्था आज तक किसी न किसी रूप में अच्छी तरह से चल रही है। इसका मुख्य उद्देश्य था, एक नकारात्मक था, दूसरा सकारात्मक था। नकारात्मक उद्देश्य था इसका अंतर्राष्ट्रीय युद्धों को रोकना। इस काम में वह जरूर सफल हुआ है। दुनिया में युद्ध को पूरी तरह से समाप्त किया ही नहीं जा सकता। युद्ध तो होंगे, दो राष्ट्रों के बीच युद्ध होंगे, इसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युद्ध 1945 के बाद, मतलब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना के बाद नहीं हुआ है। ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और सकारात्मक उद्देश्य था राष्ट्रों के बीच अच्छा संबंध बनाए रखना। इस काम में भी इसके बहुत ज्यादा आयाम हैं, अलग अलग इसके पक्ष हैं। कई स्थानों पर यह सफल हुआ है, कई स्थानों पर असफल हुआ है, लेकिन इसे पूरी तरह से असफल नहीं कहा जा सकता। कोई भी संस्था अपने आप में सफल या असफल नहीं होती। इसकी सफलता या असफलता संबंधित सदस्यों के व्यवहार पर निर्भर करती है। राष्ट्र संघ इसलिए असफल हुआ क्योंकि इंग्लैंड, फ्रांस जैसे देश इसको असफल करना चाहते थे। इन राष्ट्रों के मन में राष्ट्र संघ के प्रति कोई भावना नहीं होती। और आज जैसे भी यूनाइटेड नेशंस के प्रति
लोगों की भावनाएं हैं, राष्ट्रों की भावनाएं हैं, और इसलिए राष्ट्र संघ कभी सफलतापूर्वक काम कर रहा है। राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई, धीरे धीरे करके सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी। जब राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही थी, उसमें एक प्रश्न आया। 5 बड़े राष्ट्र थे, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, चीन, सोवियत संघ। इसमें से 4 राष्ट्र प्रमुख थे, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ। इन चारों ने कहा कि हमको कोई एक ऐसी शक्ति मिलनी चाहिए जिसके चलते हम संयुक्त राष्ट्र के बहुमत के सामने झुकने के लिए बाध्य न हो पाए। मतलब कि छोटे राष्ट्रों की संख्या तो बहुत अधिक होगी, ये छोटे राष्ट्र हम जैसे बड़े राष्ट्रों को किसी काम के लिए बाध्य कर सकते हैं केवल संख्या के बल पर। तो हमको बहुमत की इच्छा के खिलाफ ऐसा कोई अस्त्र मिलना चाहिए कि हम अपने ईगो को बनाए रख सकें, हम अपने महत्व को बनाए रख सकें। आखिरकार अमेरिका और सोवियत संघ ने कहा ये शक्ति वीटो की होनी चाहिए। इन 5 को वीटो पावर दे दिया गया। क्या है वीटो पावर? सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र संघ के अलग अलग अंग हैं, 6 अंग हैं। एक संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, जिसमें दुनिया के सभी राष्ट्र अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। इसका अधिवेशन हर साल सितंबर में होता है, नियमित अधिवेशन। विशेष अधिवेशन कभी भी बुलाया जा सकता है। दूसरा, इसकी एक कार्यकारिणी परिषद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जैसे संसद की कार्यकारिणी परिषद को मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल कहते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक संस्था की एक कार्यकारिणी परिषद होती है। यूनाइटेड नेशंस की एक कार्यकारिणी परिषद है, या यूनाइटेड नेशंस के सामान्य सभा की, साधारण सभा की कार्यकारिणी परिषद को सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, सुरक्षा परिषद। इस सुरक्षा परिषद में वर्तमान में 15 सदस्य हैं। इन 15 में 2 प्रकार के सदस्य हैं, एक स्थायी सदस्य, दूसरा अस्थायी सदस्य। इन स्थायी सदस्यों में 5 देश हैं, अमेरिका, आजकल रूस है, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, ये 5। और बाकी जो 10 सदस्य बचे, इन 10 सदस्यों का निर्वाचन साधारण सभा 2 वर्षों के लिए करती है। और लगातार इनको कोई देश लगातार 2 कार्यकाल तक नहीं रह सकता। 2 साल के बाद वह पक्ष हट जाएगा, उसके स्थान पर दूसरे सदस्य का निर्वाचन हो जाता है। तो ये 10, 5, 15, इन 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर दिया गया है। वो कैसे वीटो पावर? यदि किसी विषय पर, सुरक्षा से संबंधित किसी विषय पर सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव पेश हुआ, तो इन 5 की सहमति मिलनी आवश्यक है। नियम यह है कि सुरक्षा परिषद के द्वारा कोई भी प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तभी जाकर उसको निर्णय स्वीकार किया जाएगा। 2/3 बहुमत। 15 में 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक है, और इस 9 में इन 5 स्थायी सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। यदि इन 5 में से कोई भी एक राष्ट्र नकारात्मक वोट देता है, उस प्रस्ताव के विपक्ष में अपना वोट देता है, कोई भी एक राष्ट्र, तो वह प्रस्ताव में भले ही बाकी 14 एक तरफ हो, लेकिन एक स्थायी सदस्य का ये जो नकारात्मक वोट है, वह पूरे प्रस्ताव को ध्वस्त कर देता है। ये वीटो। बाकी 10 सदस्यों को ऐसा वोट नहीं है। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। यद्यपि यह 5 सदस्यों को वीटो का अधिकार दिया जाना समानता के सिद्धांत के विपरीत है, लेकिन ये वीटो का अधिकार है, इसलिए अभी तक यूनाइटेड नेशंस जीवित है।
मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि इन पांचों को दिया गया वीटो अलग कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, देखिए यूनाइटेड नेशंस को समाप्त होने में देर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वह बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करेगा और प्रत्येक बहुमत के सामने महाशक्तियां झुकेंगी नहीं। इसलिए इनको बिग फाइव कहा जाता है, 5 महाशक्तियां है। आगे चलकर फिर चर्चा होगी इस विषय पर। तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हो गई, अमेरिका इसका सदस्य बन गया, सीनेट ने भी स्वीकृति दे दी। अब प्रश्न ये आया कि अमेरिका पहले की भांति पृथकतावादी नीति का पालन करता रहेगा या अंतरराष्ट्रीय राजनीति में घुस जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा। 1789 में जो अमेरिका के नाम से एक नया राष्ट्र दुनिया में अस्तित्व में आया, 1789 से लेकर के 1916 तक कर लीजिएगा, अमेरिका दुनियादारी से पृथक रहा। 1916 में तब सम्मिलित हुआ जब जर्मनी के पनडुब्बियों ने अमेरिकन जहाजों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। 2 वर्ष तक अमेरिका युद्ध में सम्मिलित रहा, युद्ध में भाग लिया और अमेरिका के नेतृत्व में जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया। जब राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और वुड्रो विल्सन ने उसमें मुख्य भूमिका का निर्वाह किया, तो वुड्रो विल्सन वापस अमेरिका गए और उन्होंने राष्ट्र संघ के प्रस्ताव को वर्साई संधि को सीनेट में स्वीकृति के लिए भेजा। लेकिन सीनेट में जब कोई संधि पेश की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा भेजी जाती है, उसके बारे में जॉन हे ने बड़ी मजे की बात कही। जॉन हे कहता है सीनेट में पेश की जाने वाली संधि अखाड़े में उतरने वाले सार के समान होता है। उस पर अंतिम और आखिरी प्रहार कब होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना अवश्य है कि वह सही सलामत वापस बाहर नहीं आएगा। इसी प्रकार से राष्ट्रसंघ के प्रस्ताव को सीनेट ने एक बार ही अस्वीकार कर दिया, यह कहकर के हमको दुनियादारी की से कोई मतलब नहीं, हमारे लिए पृथकतावादी नीति अच्छी है, हम अलग रहेंगे, हम यूरोप के झगड़े में क्यों पड़े, यूरोप के झंझट में क्यों पड़े, यूरोप के राष्ट्र तो हमेशा लड़ते रहते हैं, हम उनके चक्कर में हम अपना दिमाग क्यों खराब करें। अमेरिका फिर से 1919 से लेकर के आगे 1941 तक पृथकतावादी नीति का पालन करता रहा और 1941 में हुआ उस वक्त युद्ध में तब कूदा जब जापान ने उसको छेड़ा और उसका नुकसान किया, उसको बर्बाद किया। 1941 से लेकर के 45 तक अमेरिका के नेतृत्व में मित्र राष्ट्रों ने युद्ध किया और इस प्रकार से यूरोप और जापान में उन्होंने विजय की प्राप्ति। अब फिर से अमेरिका के सामने प्रश्न आया कि अमेरिका पहले की भांति पृथकतावादी नीति को मानता रहेगा या उसको छोड़ेगा। लेकिन अब समीकरण बदल चुके थे। कैसे? इंग्लैंड और फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये सब द्वितीय विश्व के पहले तक महाशक्तियां कही जाती थी, मानी जाती थी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया तो खत्म हो गई, इटली खत्म हो गया, जर्मनी भी खत्म हो गया। जर्मनी पर 2 देशों का अधिकार हो गया, पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के अधीन, पश्चिमी जर्मनी अमेरिका के अधीन, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस तीनों के अधीन। और तो और जर्मनी की राजधानी बर्लिन पर भी इन 4 देशों का संयुक्त अधिकार हो गया। पूर्वी बर्लिन सोवियत संघ के अधीन, पश्चिमी बर्लिन इन तीनों के अधीन, इन तीनों या संयुक्त रूप में कहिएगा। जर्मनी तो पूरा खत्म हो गया। अब इंग्लैंड और फ्रांस 2 महाशक्तियां हैं, लेकिन इस द्वितीय विश्व युद्ध ने इंग्लैंड और फ्रांस के भी कमर तोड़ कर रख दिया और इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यूरोप के प्रभुत्व का अंत हुआ और 2 नई महाशक्तियों ने जन्म लिया,
एक था संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा था सोवियत संघ। दो महाशक्तियों ने दिया। और अमेरिका ने जब इस पर विचार किया कि क्या उसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्मिलित होना चाहिए, तो उसने अनेक विषयों पर विचार किया, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन घटनाओं ने अमेरिका को पृथकतावादी नीति का परित्याग करने के लिए बाध्य किया। कौन सी घटना? सर्वाधिक प्रमुख घटना यह थी कि जिस सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था को समाप्त करने की आकांक्षा ये पूंजीवादी देश पालन कर रहे थे, वही सोवियत संघ न केवल विजयी हुआ, अपितु सोवियत संघ से लेकर के जर्मनी की सीमा तक जितने भी राष्ट्र थे, पोलैंड, हंगरी, यूगोस्लाविया, रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, ये ऐसे 8 देशों को सोवियत संघ ने न केवल जर्मनी से जीता, अपितु उसने इन 8 देशों में साम्यवादी शासन की स्थापना कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले दुनिया में एक राष्ट्र था साम्यवादी, सोवियत संघ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक 8 देशों में और फिर पूर्वी जर्मनी, इन 9 देशों में सोवियत संघ ने बंदूक की नोक पर साम्यवादी शासन की स्थापना कर दी। साम्यवाद का प्रसार बढ़ने लगा और इसके 4 साल के बाद चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई। इस प्रकार से देखते हैं कि 1949 तक दुनिया की आधी से अधिक जनसंख्या साम्यवादी घेरे में आ गई। अमेरिका ने सोचा कि यदि साम्यवाद के बढ़ते चरण का प्रतिरोध नहीं किया जाएगा तो लाल दिया कल को वाशिंगटन भी चमकता दिखाई देगा। अमेरिका ने इस आशंका से कि लाल दिया कहीं वाशिंगटन में टिमटिमाना शुरू न कर दे, उसने पृथकतावादी नीति को छोड़ दिया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कूद गया। अब शक्ति के 2 नए केंद्र हो गए, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ। अब ठीक है, यदि दोनों महाशक्तियां बन गए, 2 दादा सामने आ गए, तो स्वाभाविक है चुपचाप तो नहीं बैठेंगे, अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करेंगे। इधर सोवियत संघ अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने लगा और इधर संयुक्त राज्य अमेरिका प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने लगा। देखते ही देखते पूरी दुनिया 2 भागों में बंट गई और 1947 में भारत को आजादी मिली। भारत की आजादी के साथ साथ दुनिया में धीरे धीरे करके जितने भी उपनिवेश थे ये सब के सब आजाद होने लगे, क्योंकि पूंजीवादी राष्ट्रों, साम्राज्यवादी देशों में अब वह ताकत नहीं बची कि वे उपनिवेशों को बनाए रखते। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी प्रावधान कर दिया था कि इनके लिए अब संरक्षण परिषद की स्थापना की जाएगी। परिणाम यह हुआ कि ये उपनिवेश धीरे धीरे आजाद होने लगे, स्वतंत्र होने लगे और इन देशों ने भी सोचा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेंगे, भाग लो तो फिर किसी एक ग्रुप में सम्मिलित हो जाओ। तो कुछ देश, अधिकांश देश अमेरिकन ग्रुप में शामिल हो गए और कुछ देश सोवियत संघ के ग्रुप में सम्मिलित हो गए। अब इनके बीच शीत युद्ध शुरू हुआ। शीत युद्ध क्या है? मानसिक युद्ध है। गर्म युद्ध अस्त्र शस्त्रों से लड़ा जाता है, शीत युद्ध मन से लड़ा जाता है, मानसिक प्रतिबद्धता। कभी कभी शीत युद्ध गर्म युद्ध का भी रूप धारण कर लेता है, लेकिन शीत युद्ध और इसका अखाड़ा बनता है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा या उसकी सुरक्षा परिषद। एक दूसरे की जासूसी करना, एक दूसरे की आलोचना करना,
एक दूसरे की पोल खोलना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के विरुद्ध तमाम प्रकार की चीजों का उपयोग करना, ये शीत युद्ध है। और इस प्रकार से शीत युद्ध की चपेट में पूरी दुनिया आ गई। और इसी बीच भारत आजाद हुआ। भारत के सामने समस्या थी कि हम कहां जाएं, किस गुट में सम्मिलित हों। माओ से तुमने कहा था दुनिया में दो ही सड़कें हैं, एक मास्को की तरफ जाती है, दूसरी वाशिंगटन की ओर है, तीसरी कोई सड़क नहीं है। लेकिन दुनिया के सभी राष्ट्रों को अमेरिका अथवा रूस पसंद नहीं थी, सोवियत संघ पसंद नहीं थी। कुछ ऐसे भी राष्ट्र थे जो ये मानते थे कि दोनों नागनाथ है, सांपनाथ है। एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है, कोई किसी से कम नहीं। क्यों? सोवियत संघ खुद तानाशाही व्यवस्था बनाया हुआ था। साम्यवाद का पर्याय है तानाशाही अधिनायकवादी व्यवस्था। तो सोवियत संघ अपने देश के अंदर तानाशाही व्यवस्था की स्थापना करता है और बाहर में दूसरे देशों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करता है। दूसरा, अमेरिका अपने देश में प्रजातंत्र को बनाए रखा हुआ था, लेकिन दुनिया के सभी तानाशाहों को वो पोषित करता था। साम्राज्यवाद का शुरू से लेकर आखिर तक समर्थन करने वाला था अमेरिका। पंडित नेहरू के सामने समस्या थी किस ओर जाए, कहां जाए, इधर जाए या उधर जाए। पंडित नेहरू ने सोचा 200 वर्षों की लंबी पराधीनता के बाद हमको आजादी मिली है और यदि हम किसी एक गुट में सम्मिलित हो जाते हैं तो हमारी आजादी खत्म हो जाएगी। तो किसी ऐसे मार्ग का अनुसरण किया जाए जहां पर के निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो और हम शुद्ध विवेक से निर्णय ले सकें। और इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तीसरे गुट का निर्माण हुआ। यद्यपि इसको गुट नहीं कहते और उसका नाम था गुट निरपेक्षता की नीति। हम कार्य के आधार पर, घटना के आधार पर उसका निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे। गलत हुआ, हमारा मित्र भी क्यों, हमारा मित्र राष्ट्र भी गलत काम करेगा, हम उसका विरोध करेंगे, हम उसकी आलोचना करेंगे। और यदि सही हुआ, हम अपने प्रतिद्वंदी गुट का भी समर्थन करेंगे। ये था गुट निरपेक्षता की नीति। इसकी शुरुआत पंडित नेहरू के विचारों से की। दो और साथी मिल गए, मिस्र के कर्नल नासिर और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो। तो नेहरू, नासिर, टीटो ने मिलकर के इस गुट निरपेक्षता की विदेश नीति को एक आंदोलन के रूप में शुरू किया। धीरे धीरे करके जितने भी विकासशील देश थे ये सब एक एक करके इस पर सम्मिलित होने लगे और इनकी संख्या आगे चल करके 100 से ऊपर तक हो गई। जो गुट थे, द्विध्रुवीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय राजनीति द्विध्रुवीय हो गई, आगे चल करके बहुध्रुवीय हो गई। सोवियत गुट से युगोस्लाविया बाहर निकल आया, अमेरिकन गुट से फ्रांस बाहर निकल आया, इधर गुट निरपेक्षता की नीति। और इस प्रकार से बहुध्रुवीय राजनीति शुरू हो गई। अब सोवियत संघ में कुछ असुविधा होने लगी। असुविधा क्यों? साम्यवादी व्यवस्था के कारण गोर्बाचेव आए। लेनिन पहले आया, उसका स्टालिन आया। स्टालिन 1953 में उसकी मृत्यु हुई। 1953 में ख्रुश्चेव आया। 1963 में उसको पद से हटा दिया गया। 1963 में कोसिगिन और ब्रेजनेव आए। ये लगभग 1975-76 तक रहे। 1975-76 से लगभग 1980 तक
2-3-4 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये नेता आए, ज्यादा प्रभाव डाल नहीं पाए। 1980 में गोर्बाचेव, 1985 में गोर्बाचेव आया। अभी थोड़े दिन पहले, मतलब 1-2 महीने पहले उनकी मृत्यु हुई है गोर्बाचेव की। गोर्बाचेव ने 2 नीतियां निर्माण किया, एक ग्लासnost, दूसरा पेरेस्ट्रोइका। एक का अर्थ था खुला और दूसरे का अर्थ था पुनर्निर्माण। मतलब साम्यवादी कड़ाई में एक छोटी सी ढील, और इसका परिणाम ये हुआ कि सोवियत संघ देखते ही देखते विघटित हो गया। गोर्बाचेव की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने ऐसी नीति अपनाई कि बिना किसी खून खराबे की परस्पर सहमति से सोवियत संघ का विघटन हुआ। जिन 15 राज्यों को, जिन 14 छोटे छोटे राज्यों को मिला करके 15वां रूस बन करके 15 गणराज्यों का विशाल सोवियत संघ का निर्माण हुआ था। इन 14 राज्यों में से 3 तो पहले हट गए थे, बाकी 12 बचे सोवियत संघ, रूस को मिला करके। इन 12 राज्यों ने मिलकर के आपस में समझौता करके बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सोवियत संघ के विघटन पर अपनी स्वीकृति दी, और इस प्रकार से पहले 1917 के पहले जैसा रूस था वैसा ही रूस फिर से स्थापित हो गया। रूस पहले से बड़ा था क्षेत्रफल की दृष्टि से, आज भी बड़ा है। तो दुनिया में सबसे बड़ा राष्ट्र भौगोलिक दृष्टि से रूस बड़ा है। स्टालिन के बारे में 2 बातें कही। स्टालिन 29 साल तक सोवियत संघ का भाग्य विधाता बना रहा, प्रधानमंत्री था और साम्यवादी दल का महासचिव था। साम्यवादी व्यवस्था में साम्यवादी दल का महासचिव सर्वे सर्वा होता है, उसके ऊपर कोई नहीं होता, उसके अधीन सब कोई होता है। स्टालिन इतना खूंखार था कि सोचिए कि ख्रुश्चेव 2 नंबर था वो नेता उसके जमाने में, लेकिन जब ख्रुश्चेव भी स्टालिन से मिलने जाता था या स्टालिन बुलाता था ख्रुश्चेव को मिलने के लिए, तो ख्रुश्चेव अपनी पत्नी को बोल के जाता था, स्टालिन ने मुझे बुलाया है, वापस आऊंगा कि नहीं भरोसा मत करना। इतना खूंखार। पूरे 29 वर्ष में 25 वर्ष तक किसी से नहीं मिला था, किसी भी दूसरे नेता से नहीं मिला था। 1941 में 1-2 बार, जब युद्ध के सिलसिले में 1-2 बार मुलाकात हुई थी अमेरिकन राष्ट्रपति वगैरह वगैरह से, लेकिन वह अन्य किसी भी न तो किसी प्रतिनिधि मंडल से मिलता था, न किसी विदेशी अतिथि से मिलता था। वह पूरे 29 साल में एक बार मास्को के बाहर गया था तेहरान सम्मेलन में भाग लेने के लिए, लेकिन ये ख्रुश्चेव, जब स्टालिन की मृत्यु हुई तो ऐसा कहा जाता है तो ख्रुश्चेव ने स्टालिन के कब्र को खोद करके उसकी हड्डियों को बाहर निकलवा दिया था। इतना खार खाया हुआ था ख्रुश्चेव। लेकिन इन सब के बावजूद मानना पड़ेगा, स्टालिन में एक बात थी कि वह सोवियत संघ या रूस जैसे दुनिया के सबसे पिछड़े राष्ट्र को उसने एक महाशक्ति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित कर दिया। उसकी इस विशेषता को कोई भुला नहीं सकता। व्यक्तिगत रूप से उसमें जो भी बुराइयां हो, लेकिन एक राष्ट्र के नेता के रूप में उसने सोवियत संघ को महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। ये उसकी सबसे बड़ी महानता थी। साम्यवादी व्यवस्था की अपनी बुराइयां हैं, अपने उसके कमियां हैं। यह पेट भरने पर जोर देता है। साम्यवादी व्यवस्था का मूल तत्व यह है कि लोगों की सबसे बड़ी चाह पेट भरने की है। उसका पेट भर दो, बाकी जो करना है। पश्चिमी देशों की मान्यता यह है कि यदि व्यक्ति को एक वक्त रोटी न मिले तो वह पानी पी करके चला लेगा, अपने जीवन को
ठीक कर देगा, लेकिन उसका मुंह बंद नहीं होना चाहिए। मतलब विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और देख लीजिए, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि नहीं, यह आज आप भारत में रह करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो व्यक्ति के लिए, व्यक्ति यदि विवेकशील प्राणी है और व्यक्ति यदि विवेकशील प्राणी है तो उसको सबसे पहले विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम व्रत रहते हैं, नवरात्रि के समय व्रत रहते हैं, साप्ताहिक व्रत रहते हैं, अलग अलग तिथियों को व्रत रहते हैं। व्रत किस चीज का? भोजन। व्रत में क्या करते हैं? हम भोजन नहीं करते, बाकी सब करते हैं। कभी आपने मौन व्रत रह करके रहने का प्रयास किया है? 1 वर्ष तक निराहार रहने से जो फल मिलता है, 1 माह तक मौन व्रत रहने से उससे ज्यादा फल मिलता है। कभी देखिए, पश्चिमी देश जहां राजनीतिक प्रजातंत्र है, यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ज्यादा महत्व देता है। स्वाभाविक ही है। और सोवियत संघ जितनी कड़ाई थी, यहां पर आपको एक नए शब्द के बारे में परिचित कराता हूं। वह शब्द है लौह पर्दा। लौह पर्दा क्या है? जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया तो स्वाभाविक सोवियत संघ की सेना जर्मनी से लड़ने के लिए न तो तैयार थी, न उसकी कोई तैयारी थी। परिणाम हुआ कि सोवियत संघ का पराभव लगातार होने लगा। निरंतर जर्मनी की सेना आगे बढ़ने लगी, सोवियत संघ की सेना परास्त होने लगी। और जर्मनी की सेना ने इतना बर्बाद किया सोवियत संघ को, जिसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलेगी। आइजनहावर युद्ध की समाप्ति के बाद, आइजनहावर ये अमेरिका के जनरल थे, आगे चल करके अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने। तो जनरल आइजनहावर कहता है कि जब हम यूरोप से, जर्मनी से मॉस्को तक गए विमान में, तो हमने अपने रास्ते में एक भी चीज को सही सलामत नहीं देखा। मॉस्को 150 मील दूर रह गया था जर्मनी की पहुंच से। 150 मील जर्मनी की सेना मॉस्को के नजदीक तक पहुंच चुकी थी लगभग। और इस पूरे क्षेत्र में सोवियत संघ का जो भी क्षेत्र था पूरा उसने बर्बाद कर डाला। तो सोवियत संघ की नीति यह बनी कि भविष्य में कभी भी यदि यूरोप की तरफ से आक्रमण हो तो पहले इन छोटे छोटे देशों पर आक्रमण हो, और उसको पार करके यदि कोई भी राष्ट्र सोवियत संघ की बढ़ने की कोशिश करेगा, तब तक हम पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए उसने क्या किया, सोवियत संघ से लेकर के जर्मनी तक जितने भी छोटे छोटे राष्ट्र थे, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया, अल्बानिया, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, ये तमाम देशों में, इनकी संख्या 8 थी। इन 8 देशों में उसने जबरदस्ती साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना कर दी और इतनी कड़ाई कर दी कि सोवियत संघ के अंदर क्या हो रहा है दुनिया वाले न जान सकें, और दुनिया में क्या हो रहा है सोवियत नागरिक न जान सकें। इसे कहते हैं लौह पर्दा। ऐसा लौह पर्दा उसने स्थापित कर दिया, इतनी कड़ाई कर दिया कि कोई भी व्यक्ति, मतलब कि इतना ज्यादा कड़ाई हो गई थी स्टालिन के जमाने में कि पिता अपने पुत्र से, पुत्र अपने पिता से बात करने में भी घबराता था कि कहीं ये मेरा बेटा पुलिस से मेरी शिकायत न कर दे, या पिता कहीं अपने बेटे के बारे में पुलिस को शिकायत न कर दे। इतना ज्यादा कड़ाई हो गई थी, इतना ज्यादा अविश्वास का भाव हो गया था। ये इसके बाद 1991 में सोवियत संघ का गठन हुआ, साम्यवादी व्यवस्था की समाप्ति हुई।
साम्यवादी व्यवस्था के समाप्ति के बाद अब सोवियत संघ का पतन तो हो चुका था, सोवियत संघ का स्थान रूस ने लिया। रूस को अपना पुनर्निर्माण करना था, शक्ति तो उसके पास थी ही वैसे, लेकिन आर्थिक दृष्टि से कुछ नए काम करने थे, ठोस निर्णय लेना था। उसके पास प्राकृतिक संसाधन तो बहुत ज़्यादा थे और अभी भी हैं। पूरे यूरोप को वह प्राकृतिक गैस की सप्लाई करता है, खनिज तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन उसका उपभोग अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा था। तो खैर रूस की पुरानी बात हो गई, अब एक ध्रुवीय व्यवस्था फिर से स्थापित हो गई। अमेरिका का वर्चस्व यथावत बना रहा। अब अमेरिका के इस वर्चस्व को चुनौती देने के लिए नया राष्ट्र सामने आ गया, जिसे हम साम्यवादी चीन कहते हैं। चीन और अमेरिका के बीच आज प्रतिस्पर्धा है, प्रतिद्वंदिता है। चीन है कि मानता ही नहीं है। नेपोलियन ने तो बहुत पहले कह दिया था। नेपोलियन ने कहा था पूर्व में एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, जब वह जगेगा पूरी दुनिया में तहलका मचा देगा। और वही चीन 1949 में एक अंगड़ाई लेकर के जग गया। आज देखिए चीन कहां से कहां तक पहुंच गया है। वह तो आपके ड्राइंग रूम ही नहीं, आपके किचन और बेडरूम तक भी उसकी पहुंच हो चुकी है। कहां तक आप चीन को अवॉइड करोगे? नहीं कर सकते। तो खैर इन सभी चीजों की चर्चा अब आगे होगी। इसी बीच एक दो घटनाएं जो प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती रही हैं, इन सब के बारे में अगले व्याख्यान में हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे, जिसमें एक है अरब इजराइल, दूसरा है कोरिया, तीसरा है वियतनाम, चौथा है कश्मीर। इन चारों घटनाओं के बारे में एक संक्षिप्त सी चर्चा करेंगे। आगे चलकर तो इस पर विस्तार से चर्चा होगी ही, लेकिन एक संक्षिप्त में कहानी के रूप में, घटना के रूप में इनका विवेचन हम अगले व्याख्यान में करेंगे। और आप सभी को धन्यवाद।